अपने मस्तिष्क को पहचानें। मानव मस्तिष्क एक पैराशूट की तरह है। जब तक वो खुला रहता है तभी तक कार्यशील रहता है। लॉर्ड डेवन। मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ऐसी चीज है जो किसी बंधन को नहीं मानती। जवाहरलाल नेहरू। मनुष्य का मस्तिष्क बंजर खेत की तरह है। जब इसमें बाहर से मसाला नहीं आएगा, इसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता। रेनॉल्ड्स। प्रिय श्रोताओं, इम्प्रूव योर मेमोरी पावर क्लासरूम में आपका स्वागत है। आप यहाँ अपनी स्मरण शक्ति विकसित करने के उद्देश्य से आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे द्वारा बताई गई तकनीकों पर बिना नागा किए अमल करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति दोगुनी तिगुनी नहीं बल्कि चौगुनी विकसित हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद हैरानी हो रही होगी कि मात्र एक किताब पढ़ने से आपकी स्मरण शक्ति चौगुनी कैसे हो सकती है, जबकि आपने कई दिग्गज लेखकों की स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली महंगी पुस्तकें न केवल पढ़ी हैं बल्कि उन्हें दिन रात रट्टा लगाकर कंठस्थ भी किया हुआ है। फिर भी आप अपनी मेमोरी अपने मन माफिक विकसित ना कर सके। तो प्यारे श्रोताओं, सच बात तो यह है कि कुछ पुस्तकें बाहर से देखने के लिए होती हैं और कुछ पुस्तकें अंदर से झांकने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए और कुछ समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए और कुछ समझने के लिए। ये पुस्तक जो आप इस समय सुन रहे हैं, ये न केवल सुनकर पढ़कर समझने के लिए है बल्कि समझकर प्रयोग करने के लिए भी है। परंतु आप इस पुस्तक में दी गई विशेष मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और सदुपयोग तभी कर पाएंगे जब आप इसमें दिए गए अभ्यासों पर अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आज हम मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति को विकसित करने का कार्य मस्तिष्क ही करता है। वास्तव में हमारा मस्तिष्क प्रकृति की अनमोल देन है। यह मनुष्य की शक्तियों का भंडार है। ये अद्भुत शक्ति आपको तभी मिल सकती है जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। इसका इस्तेमाल करने से पहले आइए हम एक नज़र इसकी कार्य प्रणाली पर डालते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर इम्प्रूव योर मेमोरी पावर की ऑडियो बुक। इसके राइटर हैं अरुण सागर आनंद। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है। ये 8 हड्डियों से बने एक कोष्ठ यानी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसकी बनावट अखरोट से मिलती जुलती है तथा इसका रंग भूरा होता है। इसके आगे पीछे की लंबाई लगभग 6 इंच तथा दाएं बाएं की चौड़ाई लगभग 5 इंच होती है। पुरुष के मस्तिष्क का भार जहां लगभग 50 से 60 औंस होता है, वहीं स्त्री के मस्तिष्क का भार लगभग 45 से 50 औंस होता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे विकसित माना गया है। इसमें लगभग 1000 खरब स्नायु कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है। इन दोनों भागों को दायां व बायां गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध तंतुओं के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर से संबंधित सभी क्रियाओं का विभाजन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। हमारे शरीर के बाएं हिस्से का संचालन जहां मस्तिष्क का दायां गोलार्ध करता है, वहीं दाएं भाग का संचालन बायां गोलार्ध करता है। मस्तिष्क का बायां भाग जहां बोलने, तार्किक विश्लेषण, गणना करने, सोचने का काम करता है, वहीं दाहिना भाग कल्पना, संगीत, शारीरिक अभिव्यक्तियों, दुनिया को जानने, ज्यामिति, गणित और अन्य जटिल गणनाओं का काम करता है। दोनों भाग अलग अलग होने के बावजूद भी कोर्पस कैलोमस द्वारा आपस में मिलकर मनुष्य की हर गतिविधि का संचालन करते हैं। मस्तिष्क के बारे में मैं आपको एक खास बात और बता दूं। असल में दुनिया की 80% आबादी का बायां मस्तिष्क सक्रिय है। इसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग अपने काम दाएं हाथ से करते हैं। दाएं हाथ से काम करने की वजह से बायां मस्तिष्क सक्रिय रहता है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकतर लोग एक ही तरह से सोचते और काम करते हैं। दाएं को एक्टिव करें। मस्तिष्क का बायां हिस्सा जहां आदेश देता है, शरीर को नियंत्रित करता है और काम में निपुणता देता है, वहीं मस्तिष्क का दायां हिस्सा हमें आजादी, जोखिम और परेशानी उठाने को उकसाता है। यदि आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आप दाहिने मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करें। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क। हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं का नियंत्रण चेतन और अवचेतन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है।
दोनों को हम कुछ निम्नलिखित बातों से समझ सकते हैं। हमारे दिल की धड़कन कौन नियंत्रित कर रहा है? शरीर का ताप कौन नियंत्रित कर रहा है? शरीर की श्वास गति को कौन नियंत्रित कर रहा है? आंखों की पलकों को कौन झपका रहा है? ये सब क्रियाएं अवचेतन मस्तिष्क द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा चाय पीना, पढ़ना, लिखना तथा अन्य शारीरिक कार्य चेतन मस्तिष्क करता है। यहां आप ये जान लीजिए कि चेतन व अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं। ये एक ही मस्तिष्क में होने वाली दो गतिविधियां हैं। आप जो भी बातें अवचेतन मन में छोड़ते हैं वो उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि झूठी बातों को हमारा चेतन मन सच मान लेता है तो वो उसी रूप में मान लेगा। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी बात को स्वीकार करें तो अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, वरना ये सोच देर सवेर कभी भी आपको परेशान कर सकती है। चेतन मस्तिष्क की तुलना में अवचेतन मस्तिष्क ज्यादा शक्तिशाली होता है। अवचेतन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, फिर भी यह हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं, विचार शक्ति तथा कल्पना को प्रभावित करता है। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। अवचेतन मन हमेशा चेतन मन द्वारा उपजाए गए भ्रम व द्वंद्व से खुद को दूर रखते हुए लगातार कार्य करता रहता है। अवचेतन हमारी जागृत अवस्था में ही नहीं बल्कि सुप्त अवस्था में भी लगातार कार्य करता है। चेतन अच्छे बुरे के बारे में सोचकर अपने कार्य क्षेत्र से हटने या उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। आप जो जो चाहते हैं, जिसे पाने की कामना करते हैं, उसके लिए अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दें। वो वक्त आने पर आपकी कामना अवश्य पूरी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति खासी विकसित हो तो आप अपने अवचेतन को बार बार ये बात याद कराते रहें कि आपको अपनी स्मरण शक्ति चौगुनी विकसित करनी है। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी ये मनोकामना बड़े चमत्कारिक ढंग से पूरी अवश्य करेगा। अवचेतन मन के बारे में मनोशास्त्री फ्राइड ने कहा है कि ये बर्फ के उस बड़े खंड के समान है जो समुद्र में बहता रहता है, जिसका 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। इसी प्रकार हमारी चेतना का भाग बहुत छोटा है और अवचेतन मन का भाग काफी बड़ा है। हालांकि आइस वर्ग का थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, फिर भी वो बड़े बड़े जहाजों को चकनाचूर कर सकता है। इसी प्रकार चेतन मन में थोड़ी सी ही अवचेतन क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, परंतु उनमें इतनी शक्ति छुपी होती है कि वो बड़े बड़े व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। मस्तिष्क का व्यायाम, न्यूरोबिक्स। मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क को सक्रिय ना रखा जाए तो वो कमजोर और सख्त हो जाता है। इससे आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साथ साथ आइडिया यानी विचारों का संचारण भी कम होने लगता है। तनाव और बोरियत यानी ऊब बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ भी मस्तिष्क की क्षमताएं घटने लगती हैं। इन सब को रोकने का एक ही उपाय है, न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स को मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। जब विचारों और सोच का दायरा सिमटने लगता है, नए विचार और कल्पना मस्तिष्क में नहीं उपजते, तब न्यूरोबिक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि मस्तिष्क के सभी अंग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें। न्यूरोबिक्स करने से आप अपने दिमाग में समायोजन यानी एडजस्टमेंट, अनुकूलन यानी एडॉप्शन, सीखने की योग्यता यानी एबिलिटी टू लर्निंग, अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग तथा विवेक यानी विजडम में सुधार पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने न्यूरोबिक्स के लिए कई सुझाव दिए हैं जो बेहद सरल हैं। इन पर अमल करने के बाद आप अपनी मस्तिष्क क्षमताओं को सारी उम्र पैना बनाकर रख सकते हैं। अपनी आंखों में पट्टी बांधकर या आंखें बंद करके अपने कमरे में घूमें और वहां रखी चीजों को हाथों से छूकर महसूस करें। विभिन्न प्रकार के ताले और उनकी चाबियों का गुच्छा सामने रखें और आंखें बंद कर लें। अब ताले को हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढकर ताले को खोलें। आंखें मूंद कर नहाएं, शरीर को पोंछें, कपड़े बदलें, बाथरूम से निकलने तक आंखें बंद करके रखें। भोजन की थाली आने के पहले आंखें बंद कर लें।
थाली सामने आने पर केवल सुगंध से पहचानें कि उसमें क्या क्या रखा है। इसके बाद हाथ लगाकर पहचानें। कैरम, टेनिस, लूडो, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताश आदि के खेल उल्टे हाथ से खेलें। अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए कहें। उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करें, चित्र बनाएं, उल्टे हाथ से चम्मच से खाना खाएं और उल्टे हाथ से लेन देन के काम करें। उल्टे हाथ से बाल संवारें, स्कूटर या मोटरसाइकिल पर दूसरी तरफ से बैठें। ब्रश करने, शेव करने, सब्जी काटने, मोबाइल फोन पर नंबर डायल करते समय उल्टे हाथ का प्रयोग करें। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, रिमोट कंट्रोल चलाने के लिए उल्टे हाथ का ही इस्तेमाल करें। पहेलियां हल करें, शब्द पहेलियां भरें, अंताक्षरी खेलें, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लें, जनरल नॉलेज के सवाल जवाब में हिस्सा लें, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लें। घर परिवार के लोगों के साथ इशारे में बातचीत करें। ना समझ में आए तो उन्हें इशारों से बार बार समझाने की कोशिश करें। ये दिमाग को तेज करने का काफी अच्छा उपाय है। दो गेंद लेकर एक साथ खेलें। दोनों हाथों में गेंद लेकर एक साथ उठा लें, उसे पकड़ें, टप्पे के साथ उसे उछालें और पकड़ें। इसे करने में शुरू शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा। मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कोई नई कला, नई हॉबी या फिर नई भाषा सीखें। उल्टी गिनती गिनें, उल्टे पहाड़े पढ़ें, पुस्तक को उल्टा करके पढ़ें। पूर्व परिचित अपने 10 लोगों के नाम व उनके चेहरे आंखें बंद करके याद करें, उसे लिख लें। ऐसा हर दिन करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब नाम व चेहरा याद करें, वह हर बार नए होने चाहिए। किसी की नकल करें, एंकर बनकर टीवी प्रोग्राम प्रस्तुत करें, किसी का इंटरव्यू लें, टीवी पर प्रसारित होने वाले जिंगल याद करें, उस जिंगल पर आधारित अपने मन से नई जिंगल बनाएं। पुरानी बातों को याद करें, कब आइसक्रीम खाई थी, कब गोलगप्पों का स्वाद चखा था, घूमने के लिए कहाँ गए थे और वहां आपने क्या क्या किया था, दिल्ली में तेज बारिश व कड़ाके की सर्दी कब कब हुई थी। ध्यान रखें, न्यूरोबिक्स का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। न्यूरोबिक्स के अभ्यास में जल्दबाजी ना करें। इनसे आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से समय देकर करेंगे। वास्तव में न्यूरोबिक्स में परफेक्ट होने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। मस्तिष्क की तह तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। सिर्फ एक ही प्रयास से विचलित ना हो जाएं, अभ्यास जारी रखें। सीखने की कला कैसे विकसित करें? मनुष्य सफलता से कुछ नहीं सीखता, विफलता से बहुत कुछ सीखता है। अरबी लोकोक्ति। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। महात्मा गांधी। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना सीख लेना ही नहीं है। इसका मतलब है व्यक्तित्व का विकास। इसके बिना मनुष्य उन्नति की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। स्वेट मार्डेन। प्रिय श्रोताओं, स्मरण शक्ति बढ़ाने में आपके सीखने की कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जाहिर सी बात है कि जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, फिर उसे कैसे याद रख पाएंगे। इसलिए आज हम सीखने की कला के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये कला आपकी मेमोरी पावर को चौगुना करने में अहम भूमिका निभाएगी। अगर हम सीखने की परिभाषा को जानना चाहें तो हमारे सामने यही बात आएगी कि जिस काम को हम आज नहीं कर सकते उसे हम कल करना जान लेते हैं, तो इसे सीखना कहा जाता है। जरा सोचिए, यदि सीखने की क्रिया नहीं होती तो हम अपने जूते समय पर नहीं पहन पाते, कपड़ों के बटन बंद करने में घंटों लगाते, बाजार जाते परंतु घर लौटते समय रास्ता भूलकर कहीं और पहुंच जाते। इस संसार में खेल कूद तथा कुश्ती के दंगल नहीं हो पाते, मेले नहीं लग पाते, मकान नहीं बन पाते और मानव संस्कृति का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए हमारा सीखने की कला को जानना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की 3 विधियां मानी हैं। 1. प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। नंबर 2. सूझ के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इनसाइट। नंबर 3. अनुकरण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अब हम इन 3 विधियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर आता है प्रयत्न और भूल। ये विधि हमें ये बताती है कि मानो हम किसी कार्य को
बिना सोचे समझे कर रहे हों और कुछ देर के बाद ही हमारी कोई क्रिया ऐसी हो जाए जो हमें सफलता प्रदान करे, तो इस प्रकार का सीखना प्रयास और भूल का सीखना कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी ताले को खोलना चाहते हैं परंतु उसकी चाबी नहीं पहचान पाते, ऐसी स्थिति में गुच्छे में जितनी चाबियां होती हैं हम ताले में डालकर ताला खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ कोशिशों के बाद हमें सफलता मिल जाती है और हम ताला खोलने में सफल रहते हैं। यदि हम इसी क्रिया को बार बार दोहराएं तो हमें हर बार कुछ कोशिशों के बाद सफलता मिल जाती है और हम सही चाबी का प्रयोग करना सीख लेते हैं। साथ ही साथ यदि हम इसका रिकॉर्ड बनाते जाएं तो पता चलेगा कि ज्यों-ज्यों हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, हम कम प्रयासों में ही सही चाबी ढूंढ निकालते हैं और अंत में एक ही प्रयास में ताला खोल सकते हैं। इसी भूल और प्रयास के द्वारा सीखने की क्रिया सफल होती है। सूझ के द्वारा सीखना, इसे हमारी तीसरी आंख यानी अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट के द्वारा सीखना भी कहा जाता है। जब हम किसी परिस्थिति अथवा किसी मुश्किल को अच्छी तरह समझ लेते हैं और तर्क वितर्क के द्वारा उसका समाधान ढूंढ लेते हैं तो ये सूझ के द्वारा सीखना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समझ के आधार पर सीखना ही सूझ के द्वारा सीखना होता है। इस प्रकार के सीखने में हम अपने पहले के अनुभवों को भली भांति मिलाकर नई स्थितियों में काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसी जगह पर जाना है जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। वहां हमें कल शाम के पहले ही पहुंचना है। ऐसी स्थिति में हम रेलवे टाइम टेबल देख सकते हैं, इंटरनेट से उसके बारे में जानकारी लेते हैं और ये जान लेते हैं कि वहां कौन कौन सी गाड़ी या बस हमें समय से पहले पहुंचा सकती है। हमारे इसी प्रयास को सूझ के द्वारा सीखना कहा जाता है। अनुकरण के द्वारा सीखना, आज बहुत से मनोवैज्ञानिक अनुकरण की विधि को सबसे प्रधान बताते हैं। वास्तव में अनुकरण एक प्रकार की सामाजिक क्रिया है। आज का युग समाज प्रधान युग है। अनुकरण की क्रिया की शुरुआत समाज के संपर्क में आने के बाद ही संपन्न होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार पूरे समाज का ढांचा अनुकरण पर ही आधारित है। अनुकरण का अर्थ है कि किसी को देखकर वैसा ही कार्य करना। मनुष्य समाज में रह रहकर रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक रीतियों आदि का पालन अनुकरण के आधार पर ही करता है। इसलिए समाज की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकरण के आधार पर ही आगे बढ़ती है। सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के 3 नियम हैं। 1 तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। 2 अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तथा 3 प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता का नियम, तत्परता सीखने का मुख्य आधार है। जो शरीर सीखने के लिए जितना तैयार होगा वो उतनी ही तेजी से सीखता है। जब शरीर तत्परता की स्थिति में होता है तो वो सामग्रियों को तत्काल ग्रहण कर लेता है। परीक्षाओं के दिनों में विद्यार्थी अपना विषय सीखने के लिए तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। वो थोड़ा सा बता देने पर ही याद कर लेते हैं। अभ्यास का नियम, अभ्यास सीखने का महत्वपूर्ण आधार है। जिन कार्यों का हम अभ्यास करते हैं उन्हें हम सीख लेते हैं तथा जिन कार्यों का हम कभी अभ्यास नहीं करते उन्हें भूल जाते हैं या सीख नहीं पाते। प्रभाव का नियम, इसे संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहा जाता है। जो क्रियाएं हमें संतोष देती हैं उन्हें हम कम बार दोहराने पर भी सीख लेते हैं और जो क्रियाएं हमें असंतोष देती हैं उन्हें बार बार दोहराने के बाद भी हम उन्हें सीख नहीं पाते। सीखना कई परिस्थितियों पर आधारित है। सीखने की उत्पत्ति केवल एक परिस्थिति द्वारा नहीं होती। जब तक आदमी किसी चीज को सीखने के योग्य नहीं है वो नहीं सीख सकता। केवल योग्यता के द्वारा भी नहीं सीखा जा सकता। योग्यता के साथ साथ इच्छा और परिश्रम का होना भी अनिवार्य है। कोई विद्यार्थी कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, बिना पढ़े वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। अभ्यास के साथ ही उसे अपनी क्रियाओं के द्वारा संतोष होना चाहिए। असंतोष के कारण काम पूरा नहीं हो पाता। ऐसे कई आधार हैं जिन्हें सीखने के अंग यानी फैक्टर्स कहा जाता है। आप सीखने की कला में अच्छी तरह से माहिर हो जाएं, इसके लिए मैं आपको सीखने के अंगों के बारे में भी बता देता हूं। वंश परंपरा यानी हेरिडिटी। वंश परंपरा के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक आकार तथा उसकी योग्यता का पता चलता है।
जिस प्रकार का स्नायु मंडल, शारीरिक आकार तथा बुद्धि, संवेग आदि की मानसिक क्रियाएं व्यक्ति में होती हैं, उसी प्रकार की क्रियाओं को वो सीखने में सक्षम रहता है। प्रेरणा, मोटिवेशन। हर इंसान में दैहिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रेरणाएं पाई जाती हैं। जब सीखने की क्रिया किसी प्रेरणा के साथ जुड़ जाती हैं, तब उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, डांट, आत्मसम्मान, भूख प्यास इत्यादि प्रेरणाओं के ही अंग हैं। इच्छा शक्ति, विल टू लर्न। हम जिस कार्य के प्रति जितना अधिक सचेत होते हैं, उसे उतना ही शीघ्रता से सीख लेते हैं। पुनरावृत्ति, रिपीटिशन। दोहराना सीखने का आवश्यक अंग है। यदि हम बिना किसी उद्देश्य के ही वस्तु को दोहराते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। साथ ही साथ बिना दोहराए सीखना प्रारंभ नहीं होता। किसी वस्तु को सीखने के लिए कम से कम एक बार दोहराना जरूरी है। फल का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिजल्ट। किसी भी काम को सीखने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब आदमी कोई कोशिश करता है और जब उसकी कोशिश बेकार हो जाती है तो उस आदमी का उत्साह टूट जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी हर कोशिश के फल के बारे में जरूर जानें और उसी चीज को सीखें जो हमें अच्छा फल दे सकती है। सीखने की कला विकसित करने के लिए कुछ सुझाव। हम कोई भी चीज उसी समय सीख सकते हैं जब हमारा मन मस्तिष्क उसे सीखने के लिए तैयार होता है। याद रखिए, आप घोड़े को नदी के किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे जबरन पानी नहीं पिला सकते। इसलिए किसी भी नई चीज को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जिन कार्यों का हम अभ्यास करते रहते हैं उन्हें जल्दी से सीख लेते हैं। इसलिए कोई भी चीज सीखने के बाद हमें उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कोई नई चीज सीखते समय हमारे सामने कई प्रकार की अड़चनें आती हैं, जैसे आलस्य, डर, दिशा निर्देश एवं धन की कमी। यदि हम डटकर इन अड़चनों का सामना कर लें तो ये अड़चनें अपने आप कम होती जाएंगी। इसलिए कुछ भी नया सीखते समय इन बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहिए। क्या आपने किसी लोहार को अपनी बाहों को मजबूत करने के लिए व्यायामशाला में जाते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि बाहें मजबूत करने के लिए लोहार का लोहा कूटना ही काफी होता है। इसी प्रकार किसी अकाउंटेंट पर नजर डालेंगे तो आपको हिसाब किताब में बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि हिसाब किताब करना उसकी आदत जो बन गई है। सीखने का कोई अंत नहीं है। ये ना समझें कि आपने सब कुछ सीख लिया है। हम जितना अधिक देखते, सुनते या महसूस करते हैं, उतने ही हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं। इसलिए सीखने की क्रिया को सतत मानते हुए आप हर नई बात सीखने के लिए तैयार रहिए। जब किसी चीज को सीखते समय हमें खुशी मिलती है, तब हम उस चीज को आसानी से सीख लेते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि नए प्रयोगों को करते समय व नए विचारों को प्रयोग में लाते समय आनंद का अनुभव करें। अवलोकन शक्ति कैसे विकसित करें? अर्जुन, आंख के सामने सदा अपना लक्ष्य रखो, सफल होोगे। गुरु द्रोणाचार्य। आंखों देखी और विचार करके की गई योजना सदा सफल होती है। प्लेटो। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज का विश्लेषण और संश्लेषण मानसिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्तिष्क हमेशा दो तरह से काम कर रहा होता है, पहला ध्यान देना और दूसरा अनावश्यक तत्वों पर ध्यान न देना। इसी तरह किसी चीज को याद रखना या याद नहीं रखना। अवलोकन करने की आदत यदि अच्छी हो तो आप उन सब बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं या पकड़ सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग अवलोकन की प्रक्रिया पर विशेष गौर नहीं करते हैं। इसके लिए वो अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ना पसंद नहीं करते और इस प्रकार गलतियां कर बैठते हैं। यहां दिए गए वाक्य को आप एक बार पढ़िए। टू बी फिल्ड इन द पैसेंजर। आपने इसे क्या पढ़ा? टू बी फिल्ड इन द पैसेंजर। एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ें। टू बी फिल्ड इन द पैसेंजर या टू बी फिल्ड इन द पैसेंजर। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी वाक्य को सही तरीके से अवलोकन करते हैं। देखा गया है कि कई बार पढ़ने के बावजूद भी वो 2 बार लिखे दा को नहीं पढ़ पाए। वो ऐसा हर बार करते हैं। उनकी यह गलती उन्हें किसी भी बात को सोचने समझने में पीछे रखती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जिनकी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया तेज नहीं है, उनका ब्रेन यानी मस्तिष्क उतना तेज नहीं होता है।
उनके सोचने व समझने की गति कम होती है। ब्रेन पावर की गति को बढ़ाने के लिए अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया तेज करना जरूरी है। अवलोकन शक्ति विकसित करने का एक तरीका यह भी है कि आप प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देखें। वास्तव में होता यह है कि जब हम किसी वस्तु को ध्यान से नहीं देखते, बाद में हम उसे ठीक ढंग से याद भी नहीं रख पाते। इसलिए किसी भी वस्तु के अवलोकन के लिए आप बेशक समय लें, लेकिन उसका अवलोकन पूर्ण एकाग्रता के साथ करें। आइए अब एक अभ्यास करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये पुस्तक पढ़ना या सुनना बंद कर दीजिए और कागज कलम लेकर बैठ जाइए। अपने आसपास देखे बिना आप कागज पर यह दर्ज करें कि आपके कमरे में क्या क्या सामान है। आपको प्रत्येक वस्तु को नोट करना है, यहां तक कि स्टोर में पड़ी बेकार की वस्तुओं को भी। लिस्ट तैयार होने के बाद आप इसे चेक कीजिए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लिस्ट में आप कई चीजों को दर्ज करना भूल गए हैं, लेकिन ये चीजें दिन में आपकी आंखों के सामने कई बार गुजरती हैं। अवलोकन शक्ति विकसित करने का अन्य तरीका यह है कि आप प्रत्येक वस्तु की गहराई में जाएं, अर्थात उसका विश्लेषण करें, यानी कि गौर से देखें। उदाहरण के लिए आप अपना ध्यान एक मेज पर केंद्रित कर दीजिए। इसके उद्गम के बारे में अनुमान लगाइए। सोचिए इसका इतिहास क्या हो सकता है, ये किस चीज से बनी है, इसका उपयोग क्या है, इसका भविष्य क्या हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपको वस्तु का विस्तृत विश्लेषण करते हुए 5 प्रश्नों के जवाब ढूंढने हैं। इस चीज का उद्गम क्या रहा होगा, इसका इतिहास क्या होगा, इसमें किस प्रकार की सामग्री पाई जाती है, या फिर यह किस चीज का बना है, इसके क्या क्या उपयोग हैं और इसका भविष्य क्या होगा। इस प्रकार से आप अन्य वस्तुओं जैसे जूते, कपड़े, सोना, चांदी, सौंदर्य प्रसाधन आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करके अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। कुछ दिनों बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को निश्चित रूप से विकसित होते हुए पाएंगे। ऑब्जर्वेशन पावर विकसित करने के लिए कुछ अभ्यास। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके शरीर में कितनी मात्रा में खून है? खाने, सोने, आराम करने, खेलने, टीवी देखने तथा पढ़ने में आप कितना समय व्यतीत करते हैं? अपनी आमदनी का आप कितना पैसा फिल्म देखने, सर्कस देखने या फिर मेला देखने में खर्च करते हैं? अगर आप उपन्यास पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में कितना समय लगाते हैं? आपके कमरे में पेंट करने में कितना खर्चा आएगा और कितना समय लगेगा? आप 1 किलोमीटर की दूरी पैदल चलने में कितना वक्त लगाते हैं? जिराफ का वजन कितना होगा? आपके दिमाग का वजन कितना होगा? आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी या मंगेतर तैयार होने में कितना वक्त लगाती है? आपके घर से आपके कार्यालय की दूरी आपके कदमों के हिसाब से लगभग कितनी होगी? आप ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकते हैं? अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आप साइकिल चलाकर कितनी दूरी तय कर सकते हैं? अपनी एक टांग पर भाग भाग कर आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं? पूरे दिन में आप कितनी बार पलके झपकाते होंगे? इन कार्यों को संपन्न करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, साथ ही इनमें खर्चा कितना आएगा, इसकी एक सूची बनाएं। जैसे एक बढ़िया सा लैपटॉप, एक विदेशी कुत्ते को पालने और ट्रेनिंग देने में, शिकागो की सैर करने के लिए, जापानी भाषा सीखने के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक रिवॉल्वर खरीदने के लिए, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, एक नया अखबार या मैगजीन निकालने के लिए, एक 5 स्टार होटल बनवाने के लिए, एक महंगे शोरूम के रेनोवेशन यानी पुनः निर्माण के लिए। कल्पना शक्ति कैसे विकसित करें? कल्पना विश्व पर शासन करती है। नेपोलियन। कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन। सभी महान वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज में संयत कल्पना का वास रहा है। के पियर्सन। कल्पना की चादर बराबर बुनते रहो, चादर ना सही रुमाल तो बन ही जाएगा। शेक्सपियर। प्रिय श्रोताओं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कल्पना शक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी कल्पना शक्ति बेहद प्रखर थी। यदि हम विश्व के इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हर महत्वपूर्ण खोज, हर आविष्कार, हर कारनामा कल्पना के घोड़े दौड़ाने वालों की देन थी। ऐसे लोग कल्पना में ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के चित्र अपने सामने रख लेते थे और फिर उसे साकार करने में जुट जाते थे। मस्तिष्क को सक्रिय करने में कल्पना का अद्भुत योगदान होता है। कल्पना मस्तिष्क के लिए एक प्रकार की खाद है।
जिसके द्वारा मस्तिष्क की कार्यक्षमता, कुशलता, कौशलता को बढ़ाया जा सकता है। बिना कल्पना के किसी नई खोज या परिणाम को हासिल करना मुश्किल है। आपकी काल्पनिक शक्ति जितनी अधिक रचनात्मक होगी, आपका मस्तिष्क उतना ही अद्भुत होगा। इसका प्रभाव यहां तक देखा गया है, आप जो बनने की कल्पना करते हैं, आप वही बन जाते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने अनु का उदाहरण रखता हूं। अनु की गिनती कॉलेज की प्रतिभाशाली छात्राओं में की जाती थी। उसके कई गुण थे, लेकिन उसका एक अवगुण, जिसे कमी कहना ज्यादा बेहतर होगा, ये था कि भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के विचार से ही वो सिहर उठती थी। उसे विषय का पूरा ज्ञान होता था, लेकिन लोगों के सामने बोलने में उसे बहुत घबराहट होती थी। उसकी इस कमी को दूर करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक ने उसे दृश्य पूर्व प्रयोग, सीन रिहर्सल की विधि बताई। इस विधि के अनुसार अनु ने कल्पना के आधार पर अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाने शुरू कर दिए जब वो बोलने के लिए स्टेज पर खड़ी होगी। अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर उसने देखा कि वो सुगमता से भाषण कर रही है और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर उसके भाषण को सुन रहे हैं, साथ साथ उसकी सराहना भी कर रहे हैं। अनु ने इस कल्पना का अभ्यास दिन में 3-4 बार किया और बाद में जब उसने लोगों के सामने अपना असली भाषण दिया तो उसके चेहरे पर घबराहट का एक कतरा भी नहीं था। उसने बड़े आत्मविश्वास से अपनी बात पूरी की तो सारा हाल तौलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनु की सहेलियों ने जब उससे उसकी कमी का रहस्य जानना चाहा तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, कल्पना आत्मा का नेत्र है। वास्तव में कल्पना में अद्भुत ताकत होती है। यह हमारे दिमाग को वो खुराक देती है जिससे हमारा दिमाग रचनात्मक कार्य कर पाने में सक्षम रहता है। कल्पना का संसार आपका अपना संसार है। आप किसी भी समय अपने इस संसार में प्रवेश कर सकते हैं, नाच कूद सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, पैर पसार कर बड़े इत्मीनान से सो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कल्पना की वजह से हमारी सारी मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं। जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह कल्पना के दो पहलू हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी नेगेटिव। सकारात्मक पहलू से हम वाकिफ हो ही चुके हैं। अब हम इसके नकारात्मक पहलू के बारे में भी जान लेते हैं। कल्पना जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब ये दिवा स्वप्न का रूप धारण कर लेती है और दिवा स्वप्न देखने वाला मनुष्य कल्पना और यथार्थ में अंतर नहीं कर पाता। वो अपने कल्पना के संसार में इतना रम जाता है कि उसे वास्तविक दुनिया रंगहीन दिखाई देने लगती है। अंत में होता यह है कि उसका वास्तविकता से नाता टूट जाता है और वह अपना मस्तिष्क का संतुलन गंवा बैठता है। इसलिए हमें दिवा स्वप्नों का त्याग करके स्वस्थ कल्पना करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्वप्नों व दिवा स्वप्नों के अंतर को समझकर यदि कल्पना की जाए तो इससे मनुष्य के आत्मविश्वास में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता भी दोगुनी हो जाती है। हमारी कल्पना कैसी हो, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम कल्पना को दो भागों में बांट लेते हैं। पहली कल्पना को हम नाम देते हैं मुक्त कल्पना और दूसरी कल्पना को नाम देते हैं नियंत्रक कल्पना। हम अपनी कल्पना में जिस सजीवता या शोखी का रंग भर देते हैं वो मुक्त कल्पना कहलाती है। जिस कल्पना द्वारा हम मुक्त कल्पना पर नियंत्रण करते हैं उस कल्पना को नियंत्रक कल्पना कहा जाता है। वास्तव में हमारी कल्पना जितनी अधिक सजीव और स्पष्ट होगी, हम उतना ही इससे अधिक लाभ उठा सकेंगे। आपकी कल्पना कितनी सजीव है, आइए इसकी जांच करते हैं। कल रात को आपने खाना तो खाया होगा। अब आप इस पुस्तक को बंद कर दीजिए, यानी कि ये पुस्तक सुनना बंद कर दीजिए और वो दृश्य अपनी कल्पना में लाइए जब आप खाना खा रहे थे। अब आप इन सवालों के जवाब हाँ या ना में दीजिए। आपकी कल्पना रंगीन थी? आपकी कल्पना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह काली सफेद तो नहीं थी? भोजन करते समय आपने क्या क्या खाया था बता सकते हैं? भोजन करते समय आपने कौन से कपड़े पहने थे याद कर सकते हैं? भोजन करते समय आपके आसपास जो लोग थे उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे ये बता सकते हैं? अगर टीवी चल रहा था तो उस पर कौन सा प्रोग्राम आ रहा था? जिस थाली में आपने खाना खाया था उसकी पहचान कर सकते हैं? खाना खाते समय आप किसी से बात कर रहे थे तो उन बातों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? यदि बातें ना करके सोच रहे थे तो उन विचारों के बारे में कुछ बता सकते हैं?
आपके द्वारा की गई कल्पना के चित्र स्पष्ट थे या अस्पष्ट? यदि आपके 5 सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आपकी कल्पना ठीक ठीक है। यदि आपके सवालों के जवाब 7 से ऊपर हैं, तो आपकी कल्पना प्रखर है। यदि आपके सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आप अद्वितीय कल्पना शक्ति के मालिक हैं। लेकिन यदि आपके सवालों के जवाब 5 से कम हैं, तो आपको अपनी कल्पना शक्ति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी कल्पना शक्ति कैसे विकसित होगी, इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कल्पना के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। वास्तव में हमारी कल्पना देखे गए दृश्य की तुलना में कम स्पष्ट होती है। हम कुछ न कुछ भूल जाते हैं। हमारी कल्पना इस बात पर निर्भर करती है कि हमने मूल दृश्य को विश्लेषण करने की निगाहों से देखा था या नहीं। उदाहरण के तौर पर खाना खाते समय आप थाली को विश्लेषण करने की निगाहों से देखेंगे, तभी आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। इसलिए सीधी सी बात है कि अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए आप प्रत्येक वस्तु को गौर से देखें, उसे परखें, उससे संबंधित कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। जैसे वो वस्तु किस चीज की बनी है, उस वस्तु को कहाँ बनाया जाता है, उस वस्तु के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं, वगैरह वगैरह। कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए कुछ अभ्यास इस तरह हैं। यहाँ लिखी वस्तुओं की कल्पना कीजिए। जैसे ये चीजें आपने अवश्य देखी होंगी। कल्पना करते समय आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि इन चीजों की आपको सजीव कल्पना करनी है। हो सकता है शुरू शुरू में इन चीजों की आपके मन में सजीव कल्पना ना बने, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ये चीजें आपके मस्तिष्क पटल पर सजीव होने लगेंगी। इस काम के लिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बागों में खिलते फूल, आकाश में उड़ते हुए कबूतर, इंद्रधनुष, नीम का पेड़, बरसात, चाय पीते हुए आप, डूबता हुआ सूरज, अंधेरी रात में चमकते सितारे, बचपन का कोई दोस्त, आपकी मनपसंद ड्रेस, ये बताई गई चीजें आपकी देखी हुई हैं। अब आप कुछ अनदेखी वस्तुओं की कल्पना कीजिए, जैसे कि दही की नदी, पंखों वाला शेर, कांच का बना ताजमहल, कागज से बना संसद भवन, कुत्तों से बात करती बिल्ली, किसी बड़े चूहे की पीठ पर बैठी बिल्ली, 40 फुट लंबी चींटी, बाइक चलाती परियां, 2 इंच लंबा नारियल का पेड़ और कप में चाय पीती गाय। अब जो अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे आफ्टर इमेज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में आपको एक वस्तु को कुछ पलों तक ध्यान से देखना है, फिर अपनी कल्पना में उसकी हूबहू छवि उतारनी है। जैसे एक पेन को आप अपने दाएं हाथ से पकड़ें और उसे 2 मिनट तक बिना पल के झपकाए देखें। फिर आंखें बंद करके कल्पना करें कि पेन की आकृति कैसी है, उसका रंग कैसा है। पेन की छवि जब धुंधली पड़ने लगे तब आप आंखें फिर से खोलिए और उसे ध्यान से देखिए। उसके बाद वैसा ही करें जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। कल्पना करें कि एक खजूर के पेड़ जितना लंबा लड़का आपके सामने खड़ा है और आप उससे दोस्ताना लहजे में बात कर रहे हैं। अपने कमरे की कल्पना करें, इसे 4 भागों में बांटें। अब प्रत्येक भाग की विस्तृत कल्पना करें। कल आप जिन जिन लोगों से मिले थे उनकी कल्पना कीजिए और कल्पना में देखिए कि उनके हाव भाव, नए नक्श, हेयर स्टाइल कैसा था। किसी खूबसूरत लड़की की कल्पना करें। अपनी तीसरी आंख से उसे सिर से पांव तक निहारें। अब इसी सुंदर लड़की के बदसूरत होने की कल्पना करें। ऐसे ही आप किसी सुंदर तितली के बदसूरत होने की कल्पना करें। अपने विगत दिनों के सुखद और दुखद पलों की कल्पना करें और तीसरी आंख से देखें कि उस समय आपके चेहरे पर किस तरह के भाव थे। ध्वनि संबंधी कल्पना। कल्पना करें कि आपके कानों में बांसुरी, तबला और हारमोनियम की मिली-जुली आवाजें गूंज रही हैं। इन आवाजों को सुनने की कल्पना करें, जैसे बरसात, झरना, बिजली का कौंधना, शेर का गुर्राना, मेंढक का टरटराना, घोड़े का हिनहिनाना तथा किसी कार के स्टार्ट होने की आवाज, किसी महिला के चीखने की आवाज, किसी आदमी के ठहाका लगाकर हंसने की आवाज, किसी बच्चे के रोने की आवाज, किसी खतरनाक कुत्ते के भौंकने की आवाज। अब बात करते हैं स्वाद संबंधी कल्पना की। 5 कड़वी चीजों के स्वाद की कल्पना करें, जैसे करेला, नीम, मेथी आदि।
5 मीठी चीज़ों के स्वाद की कल्पना करें, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्फी आदि। 5 सब्जियों के स्वाद की कल्पना करें, जैसे पालक, आलू, टमाटर आदि। 5 दालों के स्वाद की कल्पना करें, जैसे मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल आदि। 5 फलों की कल्पना करें, जैसे आम, अंगूर तथा चीकू इत्यादि। गंध संबंधी कल्पना। 5 प्रकार के व्यंजनों की गंध की कल्पना करें, जैसे राजमा, छोले, चाय आदि। 5 फूलों के गंध की कल्पना करें, जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली आदि। 5 प्रकार की दुर्गंधों की कल्पना करें, जैसे पसीना, कूड़ा, मैला आदि। 5 प्रकार की सेंट यानी इत्र की कल्पना, जैसे गुलाब, खस, चमेली आदि। प्रकृति से संबंधित 5 प्रकार की गंधों का कल्पना करें, जैसे जंगल, समुद्र, सेब के बाग आदि। कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए कुछ सुझाव। अपनी कल्पना को आप ज्यादा से ज्यादा सजीव बनाइए। कल्पना का अभ्यास सोने से पहले करें। दिन में आप जो कुछ देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सोने से पहले इनकी कल्पना जरूर करें। स्थिर कल्पना की बजाय गतिशील वस्तुओं की कल्पना करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको नीले रंग की कार की कल्पना करनी है, तो आप ऐसी कार की कल्पना करें जो एक स्पीड ब्रेकर पर आकर उछल रही है। मस्तिष्क में बनने वाली प्रत्येक छवि पर आप ध्यान दें। जो छवियां आपको कष्ट पहुंचाती हैं, उनकी कल्पना आप सुखद रूप में कीजिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभता है, तो आप कल्पना कीजिए कि उस कांटे के चुभने से आपको कष्ट नहीं हो रहा, बल्कि मीठी मीठी गुदगुदी हो रही है। जब भी आप कोई कहानी या उपन्यास पढ़ें, तो प्रत्येक चरित्र और घटना को अपने मस्तिष्क पटल पर चित्रित करें। जैसे उपन्यास के किरदार देखने में कैसे लगते हैं, उनका पहनावा कैसा है। कहने का मतलब यही है कि उपन्यास पढ़ते समय आपको अपनी कल्पना को मुक्त रूप देते हुए इसमें वास्तविकता के रंग भरने हैं। अगर आपके उपन्यास का नायक किसी रेस्तरां में खाना खा रहा है, तो आपको ये कल्पना करनी है कि खाना उपन्यास का नायक नहीं, बल्कि आप खा रहे हैं। यदि किसी कहानी में किसी किरदार का बारिश में भीगने का दृश्य आता है, तो आपको ये कल्पना करनी है कि बारिश में कहानी का नायक नहीं, बल्कि आप भीग रहे हैं। कल्पना शक्ति विकसित करने का एक मूल मंत्र यह भी है कि आप व्यक्तिगत छवि बनाएं। यदि आपको किसी सभा में भाषण देना है या किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो आप संभावित दृश्यों व संभावनाओं पर विचार करते हुए अपने मस्तिष्क में व्यक्तिगत छवि बना लें। आप ये कल्पना करें कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पर सवालों की बौछार हो रही है और आप सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े आत्मविश्वास से ठीक ठीक दे रहे हैं। निर्णय शक्ति कैसे विकसित करें? निर्णय शीघ्र कीजिए, किंतु देर तक सोचने के बाद। बर्नार्ड शॉ। जिसका फैसला दृढ़ और अटल है, वो विश्व को अपने सांचे में ढाल सकता है। गेटे। चेहरा देखकर निर्णय दो। बाइबल। प्रिय श्रोताओं, हमें अपने दैनिक जीवन में जिन धूर्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, उनमें संदेह भी एक है। हम जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा रास्ता रोक लेता है और हमसे यही सवाल करता है, क्या हम सही राह पर चल रहे हैं? क्या इस काम को करने का तरीका यही है? क्या कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता? क्या हमें विश्वास है कि हम इस काम को सफलतापूर्वक कर लेंगे? क्या हमें अपने किए गए कार्यों का अंजाम मालूम है? क्या इस काम को करने के लिए और इंतजार कर लिया जाए? इस संदर्भ में शेक्सपियर ने लिखा है कि हमारे संदेह गद्दार हैं। हम जो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि संशय में पड़कर हम कोई प्रयत्न ही नहीं करते। वास्तव में हम जब भी कोई काम शुरू करने लगते हैं, शंका नाम का सर्प हमारे जहन में फन फैला लेता है और हमारे सारे उत्साह पर पानी फेर देता है। हमारी शंका कदम कदम पर हमें टोकती है और ये सवाल करती है, धीरे धीरे चलो, जल्दी मत करो, इस काम के लिए ये सही समय नहीं है, शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करो। और फिर होता यह है कि जिस काम के बारे में हम इतने उत्सुक होते हैं और जिसे सफलतापूर्वक कर लेने की पूरी आशा होती है, उसे हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हम असमंजस और दुविधा में पड़े समय बिताते रहते हैं और काम शुरू करने का उत्साह ही खत्म हो जाता है। जो लोग अपनी योग्यता पर शक करते हैं और जो हमेशा दुविधा में पड़े रहते हैं, वो हमेशा निर्णय करना टालते रहते हैं और कभी कोई निर्णय नहीं कर पाते। वो किसी निश्चित बंदरगाह की ओर नहीं बढ़ते, इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर हालात के ज्वार भाटे के साथ बहते रहते तथा हवाओं का रुख देखते रहते हैं।
वास्तव में संदेह एक ऐसी चीज है जिसे हम जितना बढ़ावा देंगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यदि हम अपने मन में संदेह को प्रवेश करने ही ना दें, उस पल एक मोटा ताला लगा दें, तब हम बड़ी आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ सही निर्णय भी ले सकते हैं। असल में जब सबका विशाल व्यक्तित्व भी है, हम सबका एक विशाल व्यक्तित्व भी है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। ये विशाल व्यक्तित्व विशाल योजनाएं बनाता है और हमें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, पर हम संदेह और दुविधा में पड़कर इसकी एक बात नहीं सुनते। आपने गौर किया ही होगा कि महान कार्य हमेशा उन्हीं लोगों के हाथों संपन्न हुए हैं जो तुर्त फुर्त दृढ़तापूर्वक फैसले करते हैं। वो उन पर दोबारा विचार करने में समय नष्ट नहीं करते। उनसे गलती भी होती है, वो उन लोगों से हमेशा आगे रहते हैं जो दुविधा में पड़कर कोई निर्णय नहीं ले पाते। संदेह करने वालों की एक पहचान ये भी है कि वो कभी अपने मन को समझ नहीं पाते। वो जो निर्णय एक बार करते हैं उस पर कायम नहीं रहते और हमेशा कल पर टालते रहते हैं। लेकिन इन लोगों की कल कभी नहीं आती। वो निर्णय स्थगित करते रहते हैं और अंत में समय उन्हें ठेंगा दिखा देता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि निर्णय ना लेने की स्थिति मृत्यु से भी बुरी है। आपको जो भी करना है सही ढंग से करें। निर्णयों में देरी आपके लिए असफलता ही लाएगी। यहां मैं आपको एक खास बात बताता हूं। खूब सोच विचार कर किया गया अंतिम निर्णय बाद में संकल्प का रूप धारण कर लेता है, जो फिर आपके हिसाब से इच्छानुसार फल देता है। सही निर्णय लेने के कुछ तरीके। जब आप भय, संदेह, निराशा या फिर कुंठा की स्थिति में हो, तब आप कोई निर्णय ना लें। आप निर्णय उस वक्त लें जब आपका मन संतुलित हो, निर्मल हो और शांत हो। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार निर्णय लेने का बेहतर तरीका यही है कि प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व आप आने वाले कल के सारे काम एक पॉकेट डायरी में नोट कर दें। फिर जब अगला दिन आ जाए और सोने का समय हो, तब आप विचार करके देखें कि आपने अपने लिखे निर्णयों के अनुसार कौन कौन से कार्य किए हैं और उनका परिणाम क्या रहा है। अगर कोई कार्य पूरा नहीं हो पाया है तो उसका क्या कारण था। इन बातों पर आप विचार करें और फिर उचित निर्णय लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप ये तय कर लें कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपना निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, आप कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं से पूछिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या सुरक्षित रखना चाहते हैं और क्या क्या छोड़ना चाहते हैं। कुछ क्षेत्रों में यदि आप अपने अज्ञान की वजह से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन लोगों की सलाह अवश्य लें जो इस क्षेत्र में माहिर हों। देखा गया है कि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देती हैं। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए आप उचित तैयारी कीजिए। समस्या से संबंधित सभी बातों को इकट्ठा कीजिए। अगर किसी ने इसी तरह की या इससे मिलती जुलती समस्या कभी हल की थी, तो आप उसका अध्ययन अवश्य कीजिए। समाधान अक्सर ऐसे ही मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक समस्या आती है और हम उससे जूझते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान हमें दिखाई ही नहीं देता। ऐसे में बेहतर यही है कि आप थोड़ा आराम करें। कई बार आराम करते करते भी समस्या का समाधान सूझ जाता है। यदि किसी समस्या का समाधान आपको कायदे से नहीं मिलता, तो परेशान मत होइए। आप किसी नए तरीके से सोचिए। समस्याओं का समाधान केवल एक नजरिए से सोचने से नहीं मिलता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नजरियों के इस्तेमाल से होता है। कई बार समस्याओं का समाधान ना मिलना हमारी कमियों के अलावा इस बात पर भी ज्यादा निर्भर करता है कि हम समस्याओं को कितना समझ पाए हैं। अक्सर होता यह है कि हम समस्या को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते और उसके हल को ढूंढने के लिए माथापच्ची करने लग जाते हैं। इसलिए समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाने के बाद आप कोई निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय आपको आपकी समस्या से यकीनन मुक्ति दिला देगा। जब भी आप निर्णय लें, उस पर अमल जरूर करें। हो सके तो पहले किसी अन्य तरीके से अपने निर्णय की जांच करके देख लें। इसके बाद ही आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ ही आगे बढ़ें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके गुणों व दोषों को कागज पर लिख कर करें। इस तरीके से आप बेहद जल्द निर्णय करने में माहिर हो जाएंगे। इसके अलावा जब कभी आप निर्णय लें तो होने वाले परिणामों के बारे में पहले सोच लें।
कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं में कुछ इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमने इस समाज में जन्म लिया है और हमारा समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हमें चाहिए कि हम अपने कुछ लक्ष्य ऐसे निर्धारित करें जो समाज तथा राष्ट्र के हित में हों। एकाग्रता शक्ति कैसे बढ़ाएं? प्रत्येक कार्य पर विजय प्राप्त करने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। मार्ले, यदि चित्र एकाग्र होगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी नहीं पड़ेगी। 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी आप में किसी नौजवान का उत्साह और सामर्थ्य दिखाई पड़ेगा। विनोबा भावे, सफल और असफल होने वालों के बीच केवल ये अंतर होता है कि एक केवल शारीरिक परिश्रम करता है और दूसरा उस कार्य को बुद्धि और ध्यान एकाग्र करके करता है। स्वेट मार्डेन। प्रिय श्रोताओं, अच्छी याददाश्त के लिए एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बेहद जरूरी है। आज हम एकाग्रता तथा इसे बढ़ाने वाली कुछ विधियों पर चर्चा करेंगे। एकाग्रता का अर्थ है अपनी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक शक्तियों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में एकाग्रता के बिना सफलता पाना बेहद मुश्किल है। जब तक हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होंगे तब तक अपनी शक्तियों का सही उपयोग भी नहीं कर सकेंगे और आधी अधूरी शक्ति से किसी भी कार्य को पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः सफलता पाने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करना आवश्यक है। वास्तव में सारी बुद्धिमानी एकाग्रता पर ही निर्भर होती है। जीनियस बनना है तो एकाग्रता को जीवन में ढालना ही होगा। एकाग्रता में बहुत सी बाधाएं आती हैं। पढ़ने के समय आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, मगर जब आप अपने पसंदीदा हीरो की मूवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, पसंदीदा किताबें पढ़ते हैं, उस वक्त आपकी एकाग्रता भंग नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि हमें उस वक्त ये देखना, करना या पढ़ना अच्छा लगता है। यदि आप पढ़ाई के वक्त एकाग्र नहीं रह पाते, आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, इसका मतलब हुआ कि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। हमें जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं उससे ध्यान हटना स्वाभाविक है। न्यू वेल्थ साइंस स्टडी के वैज्ञानिकों ने एकाग्रता पर लंबे समय तक रिसर्च करने के दौरान पाया कि जिन विषयों में छात्रों की रुचि नहीं होती है, उन विषयों को पढ़ते समय विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग हो जाती है। उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। कुछ छात्र ऐसे भी थे कि उन्हें विषय में रुचि तो थी, पर उस विषय के कुछ अध्यायों पर उनकी एकाग्रता भंग हो गई थी। इस विषय पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अध्याय बोर होने की वजह से ऐसा हुआ था। अध्याय बोर क्यों लग रहा था? इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि विद्यार्थी उस अध्याय को समझ नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर के समझाने का तरीका उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब उन छात्रों को अलग से दूसरे प्रोफेसर ने समझाया तो उनकी एकाग्रता भंग नहीं हुई। इससे ये निष्कर्ष निकला कि विषय या टॉपिक समझ में न आने की वजह से एकाग्रता भंग होती है। आपको ये पता ही होगा कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा था, तब उन्होंने अर्जुन से पूछा था कि उसे क्या दिख रहा है। तब अर्जुन ने कहा था कि उसे सिर्फ चिड़िया की बाईं आंख दिखाई दे रही है। और फिर जब अर्जुन ने बाण चलाया तो बाण चिड़िया की बाईं आंख पर ही जाकर लगा। इसी एकाग्रता को भेदने की कला ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। अर्जुन ने इस गुण की प्रेरणा लेकर युगों युगों से अनेक युवा स्वयं को एकाग्र कर बुलंदी हासिल कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एकाग्रता शक्ति बढ़ाई जा सकती है? इसके जवाब में यही कहूंगा कि एकाग्रता शक्ति न केवल बढ़ाई जा सकती है बल्कि उसमें महारत भी हासिल की जा सकती है। अब आप कहेंगे कैसे? आपकी इस बात का जवाब मैं एक उदाहरण से देता हूं। आपने देखा ही होगा कि जब हम किसी कागज को सूरज की किरणों के नीचे घंटों तक रखें तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम लेंस के द्वारा सूरज की किरणों को एकाग्र करके यानी इकट्ठा करके एक बिंदु बनाकर कागज पर डालते हैं तो वो जल उठता है। ऐसा क्यों होता है जबकि सूरज की रोशनी उतनी ही थी? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सूरज की किरणों को लेंस के द्वारा एक बिंदु पर एकत्र करते हैं तो उसकी किरणें एक ही स्थान पर पड़ती हैं, इसलिए वो कागज जलने लगता है। यानी सूरज की बिखरी हुई किरणें जो काम घंटों में नहीं कर पाईं, एक बिंदु पर केंद्रित होकर उन्होंने उस काम को कुछ ही समय में कर दिखाया। ठीक इसी तरह हमारे मस्तिष्क की शक्तियां हैं,
यदि वो फैली हुई अवस्था में रहती हैं तो वो प्रभावशाली नहीं होती। लेकिन जब उन्हें एकाग्र कर दिया जाता है तो हम अपने वो काम बड़ी आसानी से करने लगते हैं जो कभी हमारे लिए मुश्किल हुआ करते थे। अब मैं आपको एकाग्रता शक्ति विकसित करने की कुछ सहज और सरल विधियों के बारे में बताता हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपनी एकाग्रता शक्ति अवश्य बढ़ा सकते हैं। ध्यान एकाग्र करने की विधि का वर्णन करने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस विधि का प्रयोग आप इस अध्याय को सुनने के बाद ही करें। इस विधि के द्वारा हम किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित या स्थिर करते हैं। वस्तु किस प्रकार की हो, इसका चयन आपकी पसंद पर निर्भर करता है। वैसे यौगिक अभ्यासों में आमतौर पर फूल, दीप, मोमबत्ती, मूर्ति, फोटो तथा किसी चित्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। वैसे मैं आपको दीप या मोमबत्ती के साथ अभ्यास करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अभ्यास के दौरान यदि सावधानी ना बरती जाए तो आग लगने का भय रहता है। इसलिए मैं आपको आपकी पसंद का कोई फूल चुनने की राय दूंगा। इस विधि के लिए जो फूल गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी आपको पसंद हो, आप उसे चुन सकते हैं। यदि प्राकृतिक फूल उपलब्ध नहीं है तो आप कोई कृत्रिम फूल का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको विधि के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले फूल को उसके डंठल समेत किसी छोटे पात्र जैसे गिलास, फूलदान या किसी सुराही में रख दें। यहाँ आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि फूल की स्थिति टेढ़ी न होकर सीधी हो। इस पात्र को आप किसी स्टूल, चौकी या बिना बाहों की कुर्सी पर रख दें। कोशिश करें कि फूल के शीर्ष और आपके नेत्रों की ऊंचाई बराबर हो और फूल आपसे 4 से 5 फुट तक की दूरी पर रखा हो तथा उस पर उचित प्रकाश पड़ रहा हो। अब थोड़ी देर के लिए हम इस विषय से हटकर दृष्टि शक्ति के विषय पर आते हैं, ताकि आपको इस विधि का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए। योग के अनुसार हमें 2 प्रकार की दृष्टि शक्ति प्राप्त है। पहली आंखों की शक्ति, दूसरी अंतः चक्षु यानी कि तीसरी आंख। योगियों का विश्वास है कि हम सबको अंतः चक्षु, जिसे मैं तीसरी आंख यानी थर्ड आई कहूंगा, प्राप्त है। इसकी स्थिति अग्र ललाट में अर्थात बाहों के बीच के क्षेत्र में स्थित है। अभ्यास द्वारा इसी तीसरी आंख की दृष्टि शक्ति को विकसित किया जाता है। जब अभ्यास द्वारा तीसरी आंख की शक्ति विकसित हो जाती है तब योगी उन चीजों को भी देखने का दावा करते हैं जिन्हें बाहरी आंखों से देख पाना संभव नहीं है। अब हम विधि सीखते हैं। वास्तव में ध्यान एकाग्र करने की विधि 3 अवस्थाओं में पूरी होती है, जैसे पहली, दूसरी तथा तीसरी अवस्था। पहली अवस्था, पैरों को मोड़कर बैठ जाएं। यदि आप पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएं। यदि आपको पद्मासन के बारे में पता नहीं है तो आप यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसका अनुसरण कर सकते हैं। आलती पालती मारकर दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर सीधे होकर बैठ जाएं। दूसरी अवस्था है जब आप फूल की ओर देख रहे हों या आंखें बंद किए हों, शरीर को सीधा रखते हुए पूरी हवा को नाक के छिद्रों द्वारा धीरे धीरे बाहर निकाल दें। जब सांस का बाहर निकलना बंद हो जाए तो 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। उसके बाद दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें। जब सांस लेना समाप्त हो जाए फिर से 1 सेकंड के लिए रुक जाएं और तब पहले की तरह सांस छोड़ना शुरू करें तथा जब ये समाप्त हो जाए फिर रुक जाएं। अभ्यास के पहले दिन सांस लेने तथा सांस छोड़ने की यह क्रिया केवल 5 बार करें। इस क्रिया को बाद में 1 सप्ताह में 10 बार तक तथा महीने में 15 बार तक बढ़ाएं। 15 बार से अधिक कदापि ना करें। यदि एक समय में आप सांस लेने तथा सांस छोड़ने की क्रिया केवल 10 बार कर लेते हैं तो ये पर्याप्त होगा। यहाँ एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि सांस लेने तथा सांस छोड़ने की इस क्रिया में मुख्य रूप से पेट से संबंधित क्षेत्र प्रभावित होना चाहिए। जब आप सांस छोड़ रहे हों तब पेट की मांसपेशियां सिकुड़नी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब आप सांस छोड़ रहे हों तब आपको अपने पेट को मेरुदंडीय रज्जु यानी नर्वस सिस्टम की ओर भीतर ले जाना चाहिए। जब आप सांस ले रहे हों तब पेट की मांसपेशियों को फैलाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भीतर सांस लेते समय पेट को आगे की ओर आ जाना चाहिए। पेट की मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की क्रिया एक लय में होनी चाहिए। जब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया चल रही हो तब इसकी लय को विकसित करने का तरीका यह है कि फूल की गंध तथा वायु की शुद्धता की अनुभूति एवं कल्पना की जाए। उदाहरण के तौर पर, जब आप सांस छोड़ रहे हों तब ऐसा महसूस करें कि आपके शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल रही है और जब आप सांस खींच रहे हों तब ऐसा महसूस करें कि स्वच्छ
एवं सुगंधित वायु आपके संपूर्ण शरीर में शक्ति का संचार कर रही है, उसे पुष्ट तथा समृद्ध बना रही है। लयबद्ध सांस क्रिया के चक्र को पूरा करने के बाद आप कुछ मिनटों तक आराम करें। जितना समय आप सांस क्रिया में लगाते हैं उसका लगभग चौथा समय आराम का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 4 मिनट तक सांस क्रिया की है तो आपके आराम का समय 1 मिनट होना चाहिए। जब आप शरीर की मांसपेशियों को ढीला कर रहे हों तब आप बैठने की स्थिति में रहें, लेटने की कोशिश ना करें। यहाँ मैं आपको लयबद्ध सांस क्रिया के बारे में कुछ विशेष बातें और बता देता हूँ। योग विज्ञान के अनुसार ये लयबद्ध सांस लेने की क्रिया सारे शरीर में सामंजस्य ला देती है। सांस की यह क्रिया जहाँ एक ओर स्नायु तंत्र को सक्रिय एवं सशक्त बनाती है, वहीं यह संपूर्ण शारीरिक प्रणाली या तंत्र को सुख पहुंचाती है, यानी कि शांति प्रदान करती है। इस लयबद्ध सांस क्रिया के पूर्ण प्रभाव का अनुभव करने के लिए अभ्यासी को, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं, उपयुक्त समय तक अवश्य आराम करना चाहिए। इस आराम के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक बार जब यह आराम मिलता है तो अत्यधिक थकी हुई स्नायु तंत्रिकाएं शांत हो जाती हैं और आपको महसूस होगा कि मानो आपने ऐसा आराम पहले कभी ना किया हो। तीसरी अवस्था, आप सीधे बैठे हुए हैं। अपने शरीर की फिर से जांच कर लें। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करें। 10 सेकंड तक इन्हें बंद रखें। इसके बाद धीरे धीरे खोलें। जब ये पूरी खुल जाएं तब इन्हें 6 से 8 सेकंड तक खुली रखें। आंखों को बंद करने और खोलने की क्रिया को 3 से 5 बार तक करें। ध्यान रहे कि आंखों का खुलना और बंद होना धीरे धीरे हो। शुरू में इस प्रकार आंखों को बंद और खोलने से आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। आंखों में पीड़ा भी महसूस हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं। अपना अभ्यास जारी रखिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अभ्यास से आपकी आंखों से पानी निकलना तथा अन्य तकलीफें दूर हो गई हैं। अब आप फूल की ओर देखिए। लगभग 10 सेकंड तक देखना जारी रखें। यदि आपको किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव हो तो आप कम समय तक देख सकते हैं, लेकिन आंखें झपकाने या पलक गिराने का प्रयास कदापि ना करें। 10 सेकंड तक फूल को देखने के बाद आप अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करें और फूल की आकृति को अपने मन में देखने का प्रयास करें। जब आप अपने मन में फूल की तस्वीर को लाने का प्रयास कर रहे हों तब लगभग